अस्सलाम वालेकुम। आज हम एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लैंगमैन आपकी रेफरेंस बुक है। इसमें मैं ट्राई करूँगी कि आपको थ्योरी के साथ साथ ओस्पी के बारे में भी गाइड करूँ कि ओस्पी कैसे आती है और ओस्पी के लिए आपकी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन सी हैं। जो जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग ओस्पी की इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अगर ओस्पी की प्रिपरेशन भी साथ साथ करेंगे तो ये अच्छा होगा, ताकि आपको लास्ट पे कोई इशू ना हो। और वैसे भी थ्योरी करने के लिए डायग्राम्स तो आपको देखनी पड़ती हैं, तो हम ओस्पी को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर आता है गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है इसमें से एमसीक्यू आते होते हैं। अब इसमें से एमसीक्यू कैसे आएगा, आपसे पूछेंगे कि प्राइमोर्डियल जो जर्म सेल्स हैं वो हमारे पास किस लेयर से बनेंगे, तो वो एपीब्लास्ट से बनते हैं। या ये पूछ सकते हैं कि वो कब बनते हैं, वो सेकेंड वीक में बनते हैं। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, अब ओएसपी की हम लोग बात करते हैं। ओएसपी के लिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ओएसपी में डायग्राम कैसे आएगी, ओएसपी में क्या करेंगे कि ये डायग्राम दी होगी, कार्ड पड़े होते हैं या मॉडल आ जाता है, उसमें आपसे पूछेंगे कि ये हमारे पास क्या है, तो ये आपने बताना होगा कि ये यॉर्क सैक है। एलन टॉयस का पूछ लेते होते हैं, एमनियोटिक कैविटी का पूछ लेते होते हैं कि ये हमारे पास क्या है, तो आप बता दीजिएगा ये एमनियोटिक कैविटी है। आगे हमारे पास आ जाते हैं टेराटोमास। इसमें से हमारे पास ये पूछ सकते हैं कि जो टेराटोमास है वो किस चीज़ में डिफ़ेक्ट की वजह से होते हैं, तो वो हमारे पास किसी भी जर्म लेयर में कोई डिफ़ेक्ट आ रहा है, या हमारे पास प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हमारे पास और ये टेराटोमास होते हैं। और ये डायग्राम हम आती होती है ओएसपी में। ये पिक्चर एज इट इज़ उठा के वो उन्होंने दी होती है और आपको बताना होता है कि ये क्या है, तो वो आप बताएंगे कि ये ओरोफिरिंजियल टेराटोमा है। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये आप लोग एफएससी में पढ़ के ही आए होंगे, ये आप लोगों को आती होगी। इसको आप लोग एक रीडिंग देंगे तो ये हो जाएगा। इसमें ये हमारे पास ये भी डायग्राम ओएसपी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास क्या कहते हैं कि ये हमारे पास दे देंगे हमें और पूछेंगे कि ये कौन सा फेज़ है, माइटोसिस का या मियोसिस का, तो आप बताएंगे कि ये प्रोफेज़ है माइटोसिस का। इसमें हमारे पास एमसीक्यू आते होते हैं। ठीक है, एमसीक्यू वो हमसे कैसे पूछेंगे कि हमारे पास क्रोमोसोम की कॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये कौन सा फेज़ है, मतलब प्रो फेज़ है ना। कोई भी फेज़ उठाकर वो आपसे पूछ लेंगे कि उसके आप उसमें बताएंगे ना कि आपके पास ये चीज़ें हो रही हैं, क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे जा रहे हैं, तो आप बताएंगे ये कौन सा फेज़ है। ऐसे एमसीक्यूज इसमें से आते हैं। ऐसे क्यों नहीं आया हुआ अभी तक कि माइटोसिस एक्सप्लेन करें, मियोसिस एक्सप्लेन करें, और ऐसे आते भी नहीं हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे आते होते हैं। और माइटोसिस का भी सेम है। अच्छा, क्रॉस ओवर, ठीक है, इसमें हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी क्यों है कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हैं उसमें हमारे पास, क्योंकि जेनेटिक वेरिएबिलिटी पास करती है। ये आप रीडिंग दे दीजिएगा इसको। ये माइटोसिस मियोसिस दोनों की ही डायग्राम ओएसपी के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी क्यों है कि हमारे पास ये वाला, ठीक है। अब हम आते हैं पोलर बॉडीज़ में से भी एमसीक्यू आ जाता होता है, इसको एक रीडिंग दे दीजिएगा। क्लिनिकल कोरिलेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से आपके पास एससीक्यू आ जाता होता है। एनाप्लॉइड, यूप्लॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा, ठीक है। और नॉन डिसजंक्शन, ये आपने याद रखना है कि क्रोमोसोम की नॉन डिसजंक्शन होती है, ये भी एक एमसीक्यू आ जाता होता है। और आपको पता होना चाहिए कि इन डिजीज़ में मोनोसोमी कौन सी है और ट्राइसोमी कौन सी है। सिर्फ हमारे पास आई थिंक एक ही मोनोसोमी है इनमें, सिर्फ हमारे पास इसमें एक सिंड्रोम में मोनोसोमी होती है और वो हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि लाइक हमारे पास डाउन सिंड्रोम है, तो उसमें हमारे पास क्या क्या सिम्टम्स आती हैं। आप जैसे वो आपसे अगर पूछ रहे हैं ना एससीक्यू में, तो आपसे वो पूछेंगे कि अच्छा डाउन सिंड्रोम है, तो आप बताएं कि उस पर्सन में क्रोमोसोम चेंजेस क्या होंगे। और ये भी आपको, अच्छा ये एमसीक्यू में भी पूछ लेते होते हैं कि एक पर्सन है, उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसका हमारे पास क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, स्लैंटिंग आइज़ है उसकी, ये सारी चीज़ें पूछ के आप कहेंगे कि ये कौन सी सिंड्रोम है, तो आप डाउन सिंड्रोम टिक करेंगे। या आपसे पूछा होगा कि डाउन सिंड्रोम की करेक्टरिस्टिक बताओ एससीक्यू में, या फिर एमसीक्यू में क्या करेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें देकर और पूछेंगे कि ये कौन सी डिजीज़ है, तो वो आप डाउन सिंड्रोम करोगे। और इसमें से आपने इसका ये नाम ज़रूर याद रखना कि ये जिसको टर्नर सिंड्रोम भी कहते हैं। और हर चीज़ का, अगर किसी भी चीज़ का कोई सेकंड नेम है तो वो आपको पता होना चाहिए, और क्रोमोसोम डिफेक्ट पता होना चाहिए। और ये आपको पता होनी चाहिए कि ये कैरियोटाइप है, ये भी
पूछ लेते होते हैं कि ये अच्छा ये डायग्राम उन्होंने लास्ट ईयर दी हुई थी ऐसे ही उठा के कि ये क्या है, तो ये बताना था कि कैरियोटाइप है डाउन सिंड्रोम की। ओके, तो मोसाइसिज्म ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि ये क्या होती है। और ट्राइसोमी 18 ये ज़्यादातर एडवर्ड सिंड्रोम के नेम से आती है। अच्छा, ओस्पी में आपको यही डायग्राम उठा के दे देंगे और पूछते हैं कि अच्छा इसको ये डायग्राम क्या शो कर रही है, तो आप बताओगे कि इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, तो बस यही चीज़ें बतानी होती हैं। ओस्पी भी इजी होती है अगर आप लोग साथ साथ करो, जब आप लोग रिटन की तैयारी कर रहे होते हैं तो ओस्पी भी साथ साथ पढ़ो तो वो हो जाती होती है, ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे ये हमारे पास आ जाती है ट्राइसोमी 13, इसमें भी सेम आपको या बताएंगे कि उस चाइल्ड की अपीयरेंस कैसी है, तो उससे आप लोग आइडिया करेंगे कि उसको कौन सी डिजीज़ है। ये सिंड्रोम सारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज़, अच्छा अब इसमें हमारे पास ये आता है कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटीज़ और उसके हमारे पास नंबर में एबनॉर्मेलिटीज़। ये जो हमने सारी की हैं ये हमारे पास क्रोमोसोम के नंबर्स में एबनॉर्मेलिटीज़ थी। ये हमारे पास स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। इसमें हमारे पास ये डिज़ीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली हमारे पास पूछते होते हैं ये एंजलमैन सिंड्रोम और प्रेडर-विले सिंड्रोम, ये हमारे पास ज़्यादा पूछते होते हैं। बाकी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इसको एक रीडिंग देंगे तो इनफ होगा। अच्छे से इसको रीड कर लें, इसको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बस ये हमारे पास एंजलमैन और ये सिंड्रोम हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाली इसमें इसमें हमारे पास ज़्यादातर ये पूछ लेते होते हैं कि कैट लाइक कराया है, माइक्रोसेफेली है, तो ये कौन सी डिज़ीज़ है, तो आपको इसका तो पता चल ही जाएगा, ये इजी होती है। एंड देन हमारे पास ये भी ओस्पी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओस्पी के लिए भी आप लोग साथ साथ चीज़ें देखते रहना तो वो होती जाएंगी। ओस्पी के लिए तो हर डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ासकर ये जो हमारे पास क्लिनिकल कोरिलेट होते हैं इनमें से एससीक्यू और एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आते होते हैं। और ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस आप लोग एक रीडिंग दे दोगे तो ठीक होगा। ओजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्यों आता होता है, ये आप फ्लो चार्ट बना कर करिएगा लास्ट पे। ये आप लोग सेल्फलेस या ब्रेनलेस, सेल्फलेस के आई थिंक लेक्चर हैं वो लोगे ना, या ब्रेनलेस के हैं, तो वहाँ से आप लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके नोट्स बना लेना और वही टेस्ट में लिख देना, हो जाएगा। ये सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है ओजेनेसिस, इसमें से एमसीक्यू भी बहुत आते होते हैं सारा। ये पूछ लेते थे कि उस मेचोरेशन ऑफ oocyte कब होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि एट प्यूबर्टी तक। ऐसे ही पूछते होते हैं, और इसमें से हार्मोन्स का पूछ लेते होते हैं कि हमारे पास स्कैंडियोसाइट कब बनता है, तो जब हमारे पास एलएच में सर्च आएगा तब हमारे पास स्कैंडियोसाइट की फॉर्मेशन होती है। बस ये सारी चीज़ें पूछते होते हैं, इसमें से एमसीक्यू भी आते होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तो ये है ही। स्पर्मेटोजेनेसिस, आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। अब मेचोरेशन ऑफ स्पर्म हमारे पास कब स्टार्ट कब होती है, ये हमारे पास प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है। अब आपको स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस का डिफरेंस पता होना चाहिए। अब वो आपसे ये ऐसी क्यों भी आ जाता होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस का बताएं कि क्या डिफरेंस है, तो बच्चों को लग रहा होता है कि जो स्पर्मियोजेनेसिस है वही स्पर्मेटोजेनेसिस है, बट नॉट, दे आर नॉट सेम। आपने इनका डिफरेंस करना है, और कभी कभार वो बस इतना ही पूछ लेते होते हैं कि आप हमें बताएं स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, तो ये सारा करना है आप लोगों ने। और ये हार्मोन का पता होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन कब रिलीज़ हो रहा है, किस फेज़ में रिलीज़ हो रहा है, और जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो किस हार्मोन की वजह से हो रहा है, ये हमारे पास ऐसे क्यों आ जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एबनॉर्मल गेमेट्स, ये आपने पढ़ना है। क्लिनिकल कोरिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं में से ऐसे क्यों आते होते हैं, तो आप लोगों ने ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये समरी है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। जब आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो ये तो सारा क्लियर हो ही जाता है, लेकिन ये फिर आपको एक बार क्विक रिवीजन हो जाती है आपकी। और उसके बाद आप लोगों ने ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी है, लेकिन इसके पीछे आंसर है। एक बार इसको सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है, आपको कितना आता है। उसके बाद आपने इसके पीछे से आंसर चेक करना है। बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि इसके आंसर्स पीछे लिखे होते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि इसके आंसर पीछे लिखे हुए हैं। इसको खुद सॉल्व करने के बाद पीछे देखिएगा, बैक साइड पे बुक पे लास्ट पे दिए होते हैं उन्होंने। ये देखें,
ये उन्होंने हर चैप्टर की दिए हुए हैं लास्ट पे, तो आपने ये वहाँ से चेक कर लेना है। अभी हम लोग वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर्स का इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।